सबसे ज़्यादा किस मसले के ऊपर लोग एडवाइस के लिए फ़ोन करते हैं? वालिद साहब थे बच्चों के, उन्होंने बच्चे छीन लिए और खातून दर बदर फिर रही। घर के अंदर जो है बेटा है बड़ा शादीशुदा है, अपनी माँ के ऊपर और अपनी बहन के ऊपर तशद्दुद कर रहा है। लफ्ज़ खास अच्छा नहीं लगता, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अपने आप से खुदारा मेरे भाइयों इस टैग को उतारें, हमारे माशरे के आधे अजाब खत्म हो जाएंगे। लीगल एड सोसाइटी, सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर, मॉम कास्ट और बहुत सारे इदारे, शायद यही वो अंधेरे में जुगनू का काम कर रहे हैं, यही इदारे हैं कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। वो कहते हैं कि मशवरा मुफ्त नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक पूरा इदारा है जो कि आपको लीगल एडवाइस फ्री में दे रहा है। मैं बात कर रही हूँ स्लैक की, सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर। दे आर जस्ट वन कॉल अवे और उनका एक नंबर है जिस पे आप फ़ोन करते हैं और वो आपको लीगल एडवाइस दे देते हैं। किस किस तरह के मसलों को वो सॉल्व करते हैं, क्या ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, क्या ये इदारा एफिशिएंटली काम कर रहा है, ये सारे सवाल मैंने आज करने हैं। मेरे साथ तबस्सुम मौजूद हैं और रुखसाना मौजूद हैं। रुखसाना प्रोग्राम मैनेजर हैं स्लैक की और तबस्सुम लीगल एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच रुखसाना और तबस्सुम हमें ज्वाइन करने के लिए। अब बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने करने हैं, लेकिन आई थिंक सबसे शुरू में अपनी ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए भी हमें ज़रा एक्सप्लेन करें कि स्लैक क्या है, लीगल एड सोसाइटी क्या है, कब बनी, क्या काम कर रही है, कॉल सेंटर है, किस चीज़ के लिए है, क्या कॉल्स आती हैं, प्लीज़ हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच ज़ैनब, हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और एक मौका देने के लिए कि हम आपकी ऑडियंस को माशाल्लाह जो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में फैली हुई है उन तक हम अपना मिशन बता सकें और प्रोग्राम के बारे में बता सकें। लीगल एड सोसाइटी जो है एक ख्वाब की तकमील का नाम है, एक मिशन का नाम है। जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं सिंध हाई कोर्ट के, और आप जो हैं जस्टिस फॉर्मर जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो उनकी सरबराही में लीगल एड सोसाइटी हमारा जो है वो चल रहा है, वो हमारे इदारे के चेयरपर्सन है। लीगल एड सोसाइटी बेसिकली एक जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और लीगल एड सोसाइटी 3 चीज़ों पे काम करती है। देखें कि कानून को जानें, कानून को इस्तेमाल करें और कानून बनाएं। नो द लॉ, यूज द लॉ एंड शेप द लॉ। ठीक है, वजह एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ तक रिसाई हो, तमाम लोगों को जो है वो इंसाफ मिले। देखें जब इंसाफ मुल्क में होगा तो तभी खुशहाली आएगी ना, जब सबको बराबर राइट्स मिलेंगे। और लीगल एड सोसाइटी का सफ़र जो है वो 2013 से शुरू हुआ था और हम मुख्तलिफ जो है वो थेमेटिक एरियाज़ पे काम करते हैं, जिसमें एक्सेस टू जस्टिस है, इंसाफ तक रिसाई है, जेंडर एंड चाइल्ड सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, इसके अलावा जो है हम एक और मेजर एरिया लीगल एड सोसाइटी के साथ हमारा एक इंटरलिंक है, मीडिएशन है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसके लिए भी मुसालिहा इंटरनेशनल सेंटर है। किस तरह से वो काम करता है तो आगे चल के मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो लीगल एड सोसाइटी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर। ठीक है, उसमें अंडर द थेमेटिक एरिया ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ तक रिसाई के लिए एक बड़ा प्रोग्राम है। अब सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए जो है वो एक तोहफा है कि जिसमें आप घर बैठे मुफ्त कानूनी मशवरा ले सकते हैं। आपको कोई भी मसला है, क्रिमिनल मैटर है, सिविल मैटर है, जनरल इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं, कुछ भी मसला है, कहीं पे आपके साथ ज्यादती हो रही है, ना इंसाफी हो रही है, जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा, तो आप घर बैठे एक कॉल करें 0800-708-006 पे। हमारे हाई कोर्ट के इनरोल्ड वकील हर वक्त आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। और सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर सुबह 9 बजे से खुलता है, शाम 5 बजे तक रहता है। इसके बाद आफ्टर ऑफिस आवर्स अगर आप कॉल करते हैं तो वो आपकी कॉल IVR सिस्टम पे रिकॉर्ड हो जाती है और सुबह जब हमारे वकील वापस आते हैं वो देखते हैं भाई फ़लाँ जगह से फ़लाँ बंदे की कॉल आई हुई है, वो वापस कॉल बैक करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा जो है सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर का हमारा जो एक चैटबॉट है, लीगल चैटबॉट हम कहेंगे, पाकिस्तान का पहला इनिशिएटिव है। ये वेबसाइट पे है जी, ये वेबसाइट पे है, नाज असिस्ट के नाम से, नासिर असलम जाहिद साहब के नाम से जो है हमारा चैटबॉट है, जो आप जैसे ही हमारी वेबसाइट पे जाएंगे वो आपको कहेगा कि मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, बताएं आप कौन सी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। आप सिंधी में करना चाह रहे हैं, आप पश्तो में करना चाह रहे हैं, आप उर्दू में करना चाह रहे हैं, आप अंग्रेजी में करना चाह रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। आप अपना कोई भी मसला है, कानूनी मसला, आप वो बताएं, आपको फ़ौरन उसका आंसर देगा। मज़ीद आपसे पूछेगा कि क्या आप वकील से भी बात करना चाह रहे हैं डायरेक्ट मज़ीद रहनुमाई के लिए,
तो वो आपको वकील से भी कनेक्ट करवाता है। सही। तो ये मतलब कि मोटा-मोटा सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर का इंट्रोडक्शन है कि सही। जिसमें अब तक हम माशाल्लाह 5 लाख से ज़्यादा कॉल्स हम्म। रिसीव कर चुके हैं। सही। अच्छा, मैं तबस्सुम आपसे भी चाहूँगी इनपुट इसके ऊपर कि लीगल एडवाइस जब जब किसी को एक तो कॉल आई है, उसको कोई मशवरा चाहिए, तो उनको एग्ज़ैक्टली पता होता है कि उनको कानून किस तरह से प्रोटेक्ट करेगा, या आप किस तरह से उनको एडवाइस करते हैं? और जब एडवाइस कर देते हैं, तो वो क्या अपना लॉयर खुद ढूँढेंगे, उसके बाद उस एडवाइस के ऊपर किस तरह से वो अमल करेंगे? ये वाला प्रोसेस किस तरह से होता है? देखिए, हमारे पास जो कॉल्स आती हैं, एक तो ये है हमारे पास सोसाइटी में जिस तरह से इलिटरेट लोग भी मौजूद हैं और जो कम लिटरेट हैं वो भी मौजूद हैं, इलिटरेट भी हैं। कॉल्स भी हमें उसी तरह से उनको समझाना पड़ता है। बाज़ लोगों को लॉ की समझ-बूझ होती है और वो उसकी थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग चाह रहे होते हैं, उनके लिए कॉल करते हैं। तो उन्हें इस तरह ही गाइड किया जाता है, केस लॉज़ वग़ैरह माँगते हैं या लॉ की डीप अंडरस्टैंडिंग तक पूछ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात कि कॉलर इतना स्मार्ट होता है, उसको उसके लेवल पे जाके बताना पड़ता है हमें। और बाज़ औक़ात बिल्कुल इलिटरेट लोग फ़ोन कर रहे होते हैं, अपने हुकूक से महरूम होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। यानी हैरत होती है मुझे बाज़ औक़ात के लोगों को ये तक नहीं पता होता कि विरसे में, विरासत में, जायदाद में बेटियों को शेयर भी दिया जाता है। कि वो कहती हैं नहीं, हमें तो भाई कह रहे हैं बस दे दिया, जहेज़ में दे दिया। उनको समझाते हैं, बताते हैं, उनको यकीन दिलाना पड़ता है उनके हुकूक का पहले तो। इस तरह से एक कम्युनिकेशन बिल्ड करनी पड़ती है। कॉलर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से मसला उनकी बात सुनते ही समझ आ जाता है, जिस तरह का है, ठीक है? उनको अब हमारे पास कराची और सक्खर में हम जो हैं लिटिगेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लीगल एड देते हैं। तो हमारे पास वुमेन एरिया है, चाइल्ड एरिया है, बच्चों की कस्टडी वगैरह के केसेस हैं हमारे पास। और जब औरतों के फैमिली के इश्यूज़ होते हैं, मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ होते हैं निकाहनामे में, जैसे लिखी हुई हैं अगर जायदादें और नहीं मिल रही फिर भी, हक़ महर वग़ैरह के इश्यूज़ हैं, नान नफ़क़ा स्टॉप कर दिया जाता है शौहर की तरफ से। इस तरह के केसेस होते हैं, उनकी विरासत की जायदादें होती हैं औरतों के लिए, तो इस तरह के केसेस हम फ़ाइल करते हैं। और जब ये केसेस जैसे फ़ाइल हो जाते हैं, क्योंकि आप लीगल एनालिस्ट हैं, और मैं आपसे ये भी चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस के लिए ये भी बताएँ कि लीगल एनालिस्ट का क्या रोल होता है और प्रोग्राम मैनेजर का यहाँ पे स्लैक पे क्या रोल होता है। तो जब उनको वो एडवाइस दी जाती है, उसके बाद फिर उनके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है बेसिकली? क्योंकि एक चीज़ जो मेरे ज़हन में आ रही है कि ख़वातीन क्योंकि एक वल्नरेबल डेमोग्राफिक है मुल्क का, तो अगर वो किसी लेट्स से डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, या अगर इवन जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी हमारे यहाँ बड़े डेंजरस तक हद तक चले जाते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाते हैं, तो अगर वो एडवाइस भी उनको मिल जाएगी, तो उसके बाद एक सर्टेन प्रोटेक्शन जो ख़वातीन को चाहिए होती है कि वो अपना हक, मतलब एक तो इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बाद वो अपना हक किस तरह से लें, तो उसमें क्या कोई फॉलो अप गाइडेंस होती है, या उसका सेकंड स्टेप क्या होता है उसके बाद? हमारे पास जो जेंडर वायलेशन की, ख़ासकर वुमेन के डोमेस्टिक वायलेंस की या इस तरह की कॉल्स आ रही होती हैं ना, जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, तो हमारी जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो प्रोजेक्ट है, हम उसमें लेते हैं केसेस। और वही डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको एलोकेट किया, कराची और सक्खर। अगर इस तरह के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारी जीबीवी की टीम है जो ये केसेस फाइल करती है कोर्ट्स में। सही। जी, फातिमा फ़ुरो का केस हमारी लीगल एड सोसाइटी से हुआ हुआ है, जो बच्ची का था रेप केस। हमारे पास जेंडर वाले इश्यूज़ के लिए लिटिगेशन मौजूद है, सही। वुमेन जिसमें विक्टिम हो, और हम उनको पूरा गाइड कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है पूरी लिटिगेशन टीम हर स्टेप को फ़ॉलो कर रही होती है लिटिगेशन के। एट द एंड जब तक उनको रिलीफ़ नहीं मिल जाए, अगली लास्ट जजमेंट ना आ जाए, जब तक नहीं रुकती ना हमारी काविश, तो रहती है उसी तरह जारी। और रही बात एडवाइस की, अगर पेंडिंग लिटिगेशन होती है ना, उसमें हमें कॉल्स आती हैं, तो हम पेंडिंग लिटिगेशन में इन्वॉल्व नहीं करते। पेंडिंग लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? पेंडिंग लिटिगेशन मतलब ऑलरेडी उनका केस फाइल है, वो ओके। चला रहे हैं, किस हम ऐसे केसेस सही। नहीं लेते। हुँ। हम लोग बिल्कुल पुअर और वल्नरेबल जो सही। कम्युनिटी है, अगर वो हमें अप्रोच करती है, उनके केसेस लेते हैं। जो लोग वकील कर सकते हैं, उन लोगों को हम लोग केस नहीं लेते। ज़ाहिर है जो वकील मौजूद हैं, जो फ़ीस के लिए वकालत कर रहे होते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, तो उन्हें अप्रोच करें। हम लोग बिल्कुल पुअर कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहे होते हैं। ये सही। हमारे डोमेन में है। और रुखसाना, एज़ अ प्रोग्राम मैनेजर आप
क्या चीज़ें, आपका रोल क्या है यहाँ पर स्लैक में, और क्या चीज़ें आप किस तरह से देख रही होती हैं और किस तरह से मैनेज हो रहा होता है? जिस तरह मैं लीगल एड सोसाइटी एंड स्लैक का तारुफ करा रही थी, तो मेरा रोल भी इसी तरह से है कि ये एक पूरा सिस्टम है, सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर। अब मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ कि बेसिकली कौन कौन काम कर रहा है, उसके बाद मेरा क्या रोल आके बचता है। सबसे पहले हमारे चेयरपर्सन है, जिस तरह मैंने बताया, फिर चेयरपर्सन के बाद चीफ लीगल एडवाइजर हमारे हैं जस्टिस आरिफ हुसैन खिलजी साहब, जो हर दिए गए मशवरे को खुद ओवरसी करते हैं, खुद देखते हैं कि ये इन्होंने वकील ने मशवरा किस तरह से दिया है। फिर हमारी सीईओ हैं, फिर हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, फिर परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट है, परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट के बाद फिर जो है प्रोग्राम मैनेजर, जो मैं हूँ। ठीक है, अब प्रोग्राम मैनेजर जो है उसके अंडर फिर एक पूरी टीम है। प्रोग्राम मैनेजर को रिपोर्ट टू कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, डिलीवरी एसोसिएट्स कर रहे हैं, लीगल एनालिस्ट कर रहे हैं, फिर इन डिलीवरी एसोसिएट्स कोऑर्डिनेटर्स के अंडर टीम है, फिर जैसे अब मिस्टर बसम है लीगल एनालिस्ट हैं, तो इनके अंडर जो है वो 10-12 लोगों का एक स्टाफ है। तो प्रोग्राम मैनेजर कॉल सेंटर क्योंकि बेसिकली एक प्रोग्राम है, उसको मैनेज करना, ठीक है, प्रोग्राम को पूरा कि हमने हमारा जो विजन है, मिशन है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्रोग्राम का गोल है, क्या उसको हम टाइमली अचीव कर पा रहे हैं, उसमें कहीं पे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनको मैंने फौरन हल करना है, देखना है। टीम मेरी टाइम पे काम कर रही है, क्वालिटी एश्योरेंस हो रही है, जो जो टाइम पे डिलीवरेबल सामने करने थे क्या वो सारा हो रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन सही से हो रही है, रिपोर्ट्स टाइम पे सबमिट हो रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा एक ब्रॉडर रोल है कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कॉल सेंटर की, ठीक है, कि इसमें जो भी है टाइम पे है, जो भी हमारी कमिटमेंट है हमारे सिंध गवर्नमेंट के साथ, और सिंध गवर्नमेंट का जो मिशन है पीपल्स एम्पावरमेंट, क्या हम उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको इंश्योर करना मेरी जिम्मेदारी है। और एक दिन में कितनी कॉल्स आप लोगों को रिसीव होती हैं? ये तो हमारे पास वेरी करता है डेली बेसिस पे ना। अब जैसे हाँ, ऑन एवरेज जैसे पिछले हफ्ते हमें एक दिन में 777 कॉल्स आई, 777 कॉल्स एक दिन में। सही। और इसको तबस्सुम क्वालिटी कंट्रोल इसके ऊपर कैसे होती है कि एक तो ये कि वो जो कॉल रिसीव कर रहे हैं उनकी कोई क्वालिफिकेशन यानी वो होगी कोई लॉ से रिलेटेड, या वो लीगल एनालिस्ट को रिपोर्ट करते हैं, और ये कैसे मेक श्योर किया जा रहा है कि जिसने फ़ोन रिसीव किया है उन्होंने एक्यूरेट लीगल एडवाइस दी है कॉलर को कि नहीं? जब हमारे पास हमारा IVR सिस्टम, अवाया सिस्टम पर जब कॉल हमारे पास लैंड करती है तो वो कॉल रूट होती है। रूट किस तरह होती है, जो हमारे पास हाई कोर्ट एनरोल्ड लॉयर्स होते हैं जिनके हम बाकायदा बहुत टेस्टिंग्स करते हैं, हम उनकी हर लेवल से हम उनको रिटन टेस्ट ले रहे होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, जिस तरह उनकी हायरिंग होती है बहुत स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में। अब उस टीम के पास हम इंडिपेंडेंट उनको वर्क करने देते हैं। जब कॉल आती है तो वो इतने वेल अंडरस्टूड होते हैं लॉ से, वो उसको खुद डील करते हैं कॉल को ना इंडिपेंडेंटली, वो उस पर रिसर्च करते हैं। 24 आवर्स का टाइम होता है। अब उस लॉयर की अपनी मेहनत होती है उस कॉल पे, ठीक है, लेकिन फिर भी सर जस्टिस आरिफ हुसैन खिलजी एक एक कॉल को ओवरसी करते हैं, उनकी निगरानी में एडवाइस क्लोज होती है, वो एडवाइस आगे दी जाती है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस आरिफ हुसैन खिलजी उसकी मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे कर रहे हैं, सारे केसेस की डेली बेसिस पे 777 कॉल्स की डेली में क्लोज हुई है। और उस डे भी रात 12 बजे हमें ऑफिशियल ग्रुप पे मैसेज आया कि डेली की क्लोज कर चुके हैं हम। मतलब कि इतना फास्ट, और माशाल्लाह उनकी इतनी एनर्जेटिक है, अल्लाह ताला सलामत रखे उनको, इसी तरह हमारे सर पे साया उनका, किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं इस वक्त भी एक रिटायर्ड जस्टिस होके, और हमारा आर्बिट्रेशन भी देख रहे हैं, हमारा स्लैक को देख रहे हैं, किस तरह से वो कॉल्स पर मेहनत कर रहे होते हैं। जहाँ कहीं माइनर सी भी मिस्टेक होती है ना, वो विद इन नेक्स्ट डे हमारे वकील को पता चलती है। रेफरल सिस्टम हमने बनाया है, रेफर सिस्टम, कॉल रेफर हो जाती है। तबस्सुम की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि जब भी कोई कॉल आती है तो ये सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर पाकिस्तान में ना अपनी नौयत का एक पहला प्रोग्राम है, सिंध गवर्नमेंट का, मतलब कि एक जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अब इसमें कोई भी कॉल करता है ना तो वो आम फ़ोन की तरह नहीं है कि आपको कॉल रिसीव हो गई या PTCL फ़ोन जिस तरह से आम हमारा सिस्टम होता है। ये बाकायदा एक IVR सिस्टम है, ठीक है, इसके बाद इसका एक पूरा डैशबोर्ड अंदर लगा हुआ है। आपकी कोई भी कॉल आती है तो उस पर पूरा डेटाबेस मैनेज हो रहा होता है,
किस बंदे ने कॉल की, किस शहर से कॉल की, क्या उसका मसला था, हमने उसको मशवरा दिया। अब जब हम मशवरा दे देते हैं ना, आप किसी भी शहर से कॉल करते हैं, उसके बाद हमारी तरफ से उस क्लाइंट को मशवरा मिल गया, लेकिन प्रोग्राम साइड पे इंटरनली वो मशवरा तब तक क्लोज नहीं होता हमारे रिकॉर्ड से जब तक कि वही डैशबोर्ड आरिफ खिलजी साहब के पास जाता है, जस्टिस आरिफ खिलजी साहब के पास, जो चीफ लीगल एडवाइजर है। वो उस क्यूरी को पढ़ते हैं, सवाल क्या था, जवाब क्या दिया गया, गुड जवाब है, वेरी गुड, सर ने क्लोज कर दिया उसी दिन। सर को लगता है कि भाई इसको मजीद भी रहनुमाई की जा सकती है, सर उसी वक्त उस पर रिप्लाई कर देंगे, वापस इसको कॉल करें, वापस इसको ये मशवरा दें। तो इस तरह से हम डेली बेसिस पे क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, खुद महाना तबस्सुम करती हैं, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही होती हैं। सर ने तो क्यूरी देखी, अब कॉलर के साथ हमारे कॉल सेंटर पे 10-12 लोग एक वक्त में बैठे हुए हैं। उनका रवैया कैसा था, कोई चीख तो नहीं रहा था, कोई खुदा न खास्ता कोई सख्त अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल किए गए, फ्रेंडली एटीट्यूड था, जो हम पूरा इंश्योर करते हैं। जिस तरह तबस्सुम ने बताया कि कोई भी हायरिंग जब हम करते हैं तो बड़े फिल्टर लगाए होते हैं हमने, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका बात करने का रवैया कैसा है, तरीका सलीका कैसा है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, लीगल नॉलेज कैसा है, डिग्री उसकी है, हाई कोर्ट से इनरोल्ड है, एक्सपीरियंस कितना है, एटसेट्रा। मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ लेयर्स, टेस्ट, फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड, थर्ड चीफ लीगल एडवाइजर से, फिर उसके बाद उसको 3 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं कि पहले चेक करें, उसके बाद वो कंफर्म होके हमारा लीगल एडवाइजर बन के तो वो कॉल सेंटर में बैठता है। तो जब भी आप कॉल करेंगे यहाँ पे तो पूरे ट्रस्ट और एतमाद के साथ करें कि ये वो इदारा है जो क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करता। इसके अलावा एक और चीज़, हम क्वालिटी कैसे इंश्योर कर रहे हैं, हमारे अपना एक इंटरनल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम है जो हर महीने उनका जो है ना अपना एक सेटअप है कि उन्होंने भी कॉल सुननी है, उन्होंने डेटाबेस देखना है। इसके अलावा एनुअल और बाय एनुअल फीडबैक सर्वे करवाते हैं हम लोग। अब जैसे इस दफ़ा हमने बाहर से लोग हायर किए, उनको कॉल्स, रैंडम कॉल्स उठा के हमने दे दी कि इन कॉलर्स को वापस कॉल बैक करें और पता करें कि क्या उनको जो रहनुमाई दी गई थी मुफीद थी या नहीं थी, हमारे वकील का रवैया कैसा था, टाइम पे एडवाइस मिली थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। मल्टीपल उसमें क्वेश्चंस थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारा अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखें 70%, 80%, 90% हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं। और हम अपने कॉल सेंटर के लॉयर्स की जो है ग्रूमिंग करते रहते हैं। ज़बरदस्त। कहीं पे हमें फीलिंग आए हम फौरन उस पे जो है ना उनको बताते हैं। और इसके अलावा हम उनकी ट्रेनिंग्स हर क्वार्टर में कम से कम 2 ट्रेनिंग्स ज़रूर करवाते हैं, उनकी लीगल नॉलेज एनहांस करने के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, कम्युनिकेशन इंक्रीज करने के लिए। तो और मैं ज़ैनब एक और चीज़ आपको बताऊं, इतनी ज़्यादा जब हम लोग पॉलिशिंग कर रहे होते हैं ना लोगों की, तो हमारे ही कॉल सेंटर के लोग हैं, आप आए हमारे तो कितने सारे लोग हैं जो हर साल जो है ना, हर साल दूसरे साल कोई जजेस बने हुए हैं, ठीक है, प्रोसिक्यूटर्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ अदालतों में बैठे हुए हैं, मजिस्ट्रेट बने हुए हैं, तो आगे सर्व कर रहे हैं। और हमें दिल को बड़ी खुशी होती है कि ये वही लोग हैं जो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं। थैंक यू सो मच रुखसाना, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर था। और एक और चीज़ मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी सोच रही थी कि गवर्नमेंट का इदारा होता है तो बहुत सारे तासुरात दिमाग में आते हैं, ख़ास तौर पे जो आपने कस्टमर सर्विस की बात की कि हमसे बात किस तरह से की जाएगी, तो ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो आपने शेयर की। मेरे जहन में जो सवाल आ रहे हैं यहाँ पे कि इसमें जो लीडरशिप आपने क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मेंशन भी किया जैसे आरिफ हुसैन खिलजी के बारे में, तो लीडरशिप का रोल ज़्यादा है इसके अंदर कि क्योंकि आप एक सर्टेन तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, आप किस तरह से उनकी लीडरशिप को देखते हैं? क्योंकि आई थिंक पिछले साल आप लोगों ने अपने जो टारगेट थे वो भी सरपास हुआ है और 40,000 क्वीरीज आप लोगों ने जो है वो हैंडल किए हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक तो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ उसका एक स्ट्रक्चर होता है और एक तरीका होता है, लेकिन फिर लीडरशिप का उसमें कितना रोल है? लीडरशिप का तो बड़ा कलीदी रोल है ना ज़ैनब। एक ये देखें ना कि जितनी ज़्यादा क्वालिटी होगी ना, अब डेली पे डैशबोर्ड हमारे पास आ रहा होता है ना, तो उसमें हम कॉलर्स की इकसाम आ रही होती हैं कि नए कॉलर कितने हैं जिन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कॉल सेंटर पे कॉल की, और पुराने कॉलर कितने हैं। तो वो डेली बेसिस पे हम देख रहे होते हैं, तो कभी वो बराबर आ रहे होते हैं, कभी पुराने कॉलर्स की कॉल ज्यादा होती हैं कि जैसे जैसे उनको कॉल्स करते जा रहे हैं उनका एतमाद बढ़ता जा रहा है, ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है।
तो इसमें बेसिक रोल तो लीडरशिप का ही है कि वो क्वालिटी किस तरीके से इंश्योर कर रहे हैं, स्टाफ को किस तरीके से जो है वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सहूलियात किस तरह से दे रहे हैं, अंदर फ्रेंडली इन्वायरमेंट खवातीन के लिए किस तरह से है, मर्द हजरात के लिए किस तरह से है, और वर्क प्लेस इन्वायरमेंट किस तरह से उन्होंने बेहतरीन रखा हुआ है, अपना जो अपनी कोऑर्डिनेशन है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन की, सीनियर मैनेजमेंट की, वो किस तरीके की है। तो बहुत एक खूबसूरत एक वो जो है ना इदारा है। यही तो वजह है जो आपका पहला क्वेश्चन था कि मैं लीगल एड सोसाइटी में अभी तक कैसे हूँ। तो यही है कि एक आपको लगता नहीं है कि आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि ये अब आपके दिल दिमाग में रच बस गया है, ये इदारा आपकी फैमिली का हिस्सा है। तो तबस्सुम, अब जब इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं और इतना डेटा आप लोगों के पास है, तो सबसे ज़्यादा किस मसले के ऊपर लोग आपसे एडवाइस के लिए फ़ोन करते हैं, और ख़वातीन ज़्यादा करती हैं या मर्द हज़रात ज़्यादा करते हैं? हमारे पास जो कॉल्स हैं वैसे तो मैन रिलेटेड हैं ज़्यादा, लेकिन उन मैन में भी ना हमारे पास वुमेन रिलेटेड का फिगर हमने ऐड किया हुआ है इस तरह से, अगर कोई मैन हमें कॉल कर रहा है लेकिन वो डिस्कस किसी वुमेन का इशू कर रहा है, अपनी बहन का, अपनी वालदा का, तो हम उसको वुमेन रिलेटेड टैग करते हैं। सही। हाँ, तो अगर आप इस टैगिंग की फिगर से देखें तो हमारे पास फीमेल्स के इश्यूज ज़्यादा हैं, लेकिन कॉल्स स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास मेल्स ने ज़्यादा की हुई हैं हमें। सही। ठीक है, सही। आपको समझ आई है हाँ, स्टैटिस्टिक्स? यानी मैं इससे जो मुझे समझ में आ रहा है कि यानी वो उनकी एक्सेस नहीं है, या वो खुद से अपना मसला पूछना नहीं चाह रही, बिल्कुल, कोई यही खबर बात है जी कि उनको एक्सेस नहीं है। इससे भी एक सवाल पैदा हुआ आपके ज़हन में, देखें, और ये हमारा इशू है हमारी सोसाइटी का कि वुमेन्स को इतनी एक्सेस नहीं है कि वो उनके पास फ़ोन हो, शादी होके चली गई तो हर ससुराल अलाउ नहीं करता कि फ़ोन उनके पास हो। बाज़ औक़ात कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होती हैं कि नहीं होते पैसे इतने, तो उनके मसाइल कोई और डिस्कस कर रहा होता है। तो ये है, हम उनको गाइड करते हैं, लेकिन हम ये चीज़ पॉइंट आउट करते हैं कि हमें उससे बात करवाएं ज़रूर। सही। हम उससे बात कराएं, हमें उससे कॉल पे कनेक्ट करवाएं किसी भी तरह, या उसका नंबर दें, हम उनको खुद कॉल बैक कर लेंगे। तो हम उस एग्रीव जो होती है फीमेल, उससे बात करते हैं। और कितने टाइम ये पॉसिबल हो बिल्कुल, पाता है, यानी ज़्यादा टाइम ये पॉसिबल हो पाता है कि उससे बात अक्सर हो ये जाए? पॉसिबल हो पाता सही। है, क्योंकि जब लोग खुद इंटरेस्टेड होते हैं ना एडवाइस लेने में, उनका हम पर एतमाद होता है, फर्स्ट कॉल पे ही उनको पता चल जाता है सर्विस किस तरह की है, तो वो दोबारा खुद कनेक्ट भी कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हम भी कॉल बैक कर लेते हैं उनको। तो हमारे पास जो इश्यूज़ आ रहे हैं सोसाइटी के, उसका स्टैटिस्टिक्स देखें तो आप वुमेन रिलेटेड ज़्यादा हैं इश्यूज़, और चाइल्ड के इश्यूज़, मेंटेनेंस वाले, बच्चों के कस्टडी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली के इश्यूज़ ज़्यादा हैं, और इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस बहुत है। ठीक है, और ये तो रही सोशल सेक्टर के इश्यूज़ हो गए, फैमिली के हो गए, ठीक है, चाइल्ड के हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे पास एक बड़ा डाटा है, रिटायर्ड पर्सन की पेंशन रुकी हुई होती है। हाँ, सही। तो इस तरह वाले इश्यूज़ सर्विसेज़ के आ रहे होते हैं। स्टॉपेज ऑफ सैलरी, बहुत बड़ा डाटा है हमारे पास, स्टॉपेज ऑफ सैलरी, कि सैलरी नहीं मिल रही इतने महीनों से, इतने सालों से, या बिल्कुल अनफेयर टर्मिनेशन विदाउट एनी रीज़न, विदाउट राइटिंग टर्मिनेशन हुई हुई होती है एम्प्लॉयर्स की तरफ से। इस तरह की कॉल्स होती हैं। नादरा के इश्यूज़ होते हैं कि आइडेंटिफिकेशन का इशू आ रहा है, नादरा से रिजेक्शंस हो रहे हैं, एनआईसी जो इंसान की फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पाकिस्तान में, वो ही नहीं बन रही है। इस तरह के गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग इश्यूज़ होते हैं वो बहुत होते हैं लोगों के। सही। सिर्फ सोशल डाटा ही हम कवर नहीं सही। करते, हमारे पास जो लोगों की पर्सनैलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं ना, वो भी सारे होते हैं, और बाकी एजुकेशन है, स्कूल नहीं बना हुआ, इस तरह के इश्यूज़ हैं, रोड या सड़क नहीं बनी हुई, वाटर सेवरेज इश्यूज़ हैं, के इलेक्ट्रिक हैं, इतना बड़ी लिस्ट है, मैं बोलती जाऊँगी वो रुकेगी नहीं। यानी कोई स्पेसिफिक इशू नहीं है, वाइड बहुत रेंज ऑफ इश्यूज़ है, इश्यूज हैं वाइड जिसके ऊपर रेंज ऑफ क्वेरीज इश्यूज़ आ है, रही हैं। पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आ रही होती हैं। आप यकीन करें, ये जो सोशल इश्यूज़ हैं ना, फैमिली वाले, डिवोर्स वाले, खुला वाले, ये सब हमें तो आउट ऑफ पाकिस्तान से भी आ रहे होते हैं। बहरीन या कतर में बैठी हुई लड़की भी हमें कॉल कर रही होती है कि मैं एक जो किस तरह से निकलूं इस
एक अंडरस्टैंडिंग जो तबस्सुम हमें अक्सर मैं भी इंटरैक्ट करती हूँ ख़वातीन से और हमें भी आइडिया हो रहा होता है, इनहेरिटेंस जो जायदाद में हिस्से का जो एक मसला है ख़वातीन का, ना मिलना और मिलना तो एक तरफ है, पता भी नहीं होता पता कि भी ये नहीं राइट होता, है उनको। और बिल्कुल। दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस में जो एक मेरी ऑब्जर्वेशन रही है अपने एक्सपीरियंस के अंदर, वो ये है कि ख़वातीन को लगता है कि कानून उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करता। एक क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी फैमिली लॉ का है और कस्टडी में भी कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, अगर हस्बैंड अब्यूसिव है और मैंने अगर सोचा कि मैं खुला ले लूँ, तो बच्चे तो डेफिनेटली बाप के पास चले जाएंगे और ये मुझे मिलने भी नहीं देगा। एक ये बहुत कॉमन वो है, बिलीफ है कि हमारे ख़वातीन को स्पेशली जब वो इतनी अब्यूसिव सिचुएशंस के अंदर होती हैं, तो उनको लगता है कि उनका कानून उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा और बिल्कुल। एक फियर एलिमेंट भी होता है जो कि बिल्कुल वैलिड है। और सेम गोज़ विद द जायदाद वाला कि जायदाद में हिस्सा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको कभी स्टेट उनका जो राइट हिस्सा है वो दिला दे। तो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं कि ये जो एक फियर है या एक जो ऑपरेशन है जो ख़वातीन के ऊपर डाला गया है? हम अब क्लाइंट के साथ जब कॉल स्टार्ट होती है, हम एसओपीज़ में ही हमने डाला है, उनको कॉन्फिडेंशियलिटी पॉइंट आउट करें कि आपका मसला सारा हम तक ही है। हम ये डेटा किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ मैं आपसे पूछ रही हूँ अपने डेटा रिकॉर्ड के लिए, ठीक है? हमारी ऑफ़िशियल रिकॉर्ड के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी हम मेंटेन करते हैं, तो यहाँ से रेपो बिल्डिंग शुरू होती है। और वाक़ई ये कॉन्फिडेंशियल है सारा डेटा हमारे पास। जब कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है ना किसी भी, और इसमें रेपो बिल्डिंग शुरू हो जाती है, फिर कॉलर्स अपनी बताना शुरू करते हैं बात। अब उसमें माइंड मैपिंग किस तरह कर रहे होते हैं, हम उनको पहले एहसास दिला रहे होते हैं, हम आपको सुन रहे हैं, आप बताएं हमें क्या मसला है। जब कॉलर अपनी स्टोरी सुनाने पे तैयार हो जाता है, फिर पता चलता है सारा मसला अवेयरनेस का है कि इसके पास तो इतनी सी भी नॉलेज नहीं है कि इसका ये हक भी मौजूद है। जब इंसान खुल के बताता है ना अपनी बात, तो हमारे पास कॉल्स का टाइम ड्यूरेशन 17 मिनट बहुत है, इनफ है। लेकिन लोग 30 मिनट्स तक बात करते हैं, हमारे पास 40 मिनट हो जाते हैं। हम खुद से उनको ट्रैप नहीं कर सकते, हम रोक नहीं सकते, हमें सुनना होता है उनको, उन कॉलर्स को। और हर फ्रूटफुल एडवाइस देने के लिए उसको तसल्ली से सुनना पड़ता है कॉलर्स के साथ उसके मसले को। फिर जिस तरह से लॉयर्स के दिमाग में मैपिंग हो रही होती है ना, इसका मसला क्या है, अवेयरनेस है या इसको लिटिगेशन चाहिए। क्या हम अपने सुनने वालों को जो ख़वातीन हैं उनको ये तसल्ली दे सकते हैं कि हमारा जो लॉ है वो हम ख़वातीन को ख़ास तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस में और जायदाद में जब उनका राइट है तो वो प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि ये एक पर्सपेक्टिव है कि शायद हमें स्टेट प्रोटेक्ट ना करे। उनको पहले तो हिम्मत दिलानी होती है ना। हमारा सिस्टम देखें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें और हैं, पर हम उनको ये कहते हैं कि आप अपने लिए ही ना प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बने, आप ऐसी एग्जाम्पल भी ना बने जो प्रॉब्लम बन जाए। आपको हम सोल्यूशन बताते हैं, ठीक है, उसमें आप हिम्मत करें। हम अगर लिटिगेशन कर सकते हैं ना तो फिर हम लेते हैं, अगर हमारी पॉलिसी में आ रहा होता है वो केस, वरना हम उनको सिर्फ गाइड करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, आप यकीन करें। औरतों में एक हिम्मत की दास्तान मैं आपको सुनानी चाहूँगी। जी प्लीज। फादर की डेथ हुई और उसको भाइयों ने मारपीट शुरू की। वजह यही थी, जायदाद नहीं मांगो। लड़की के मुंह से निकल गया होगा मुझे दे, ठीक है, लेकिन उस मारपीट डोमेस्टिक वायलेंस से उसने बेचारी ने तंग आके कहीं वो नंबर पढ़ा होगा, हमें कॉल की। वकील वगैरह कुछ नहीं कर सकती थी, फाइनेंस का इशू भी था, उसको सिर्फ फ़ोन पर गाइड किया हमने कि आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, आप ये कंप्लेन लिखें। उसको वर्ड्स तक लिखवाएं कंप्लेन के हमने पूरे, ऐसे स्टार्ट होगी ऐसे एंड होगी, और यहाँ रास्ता है, आपको इस एरिया में जाना है, इस रिसेप्शन डेस्क पे जाना है, इस मजिस्ट्रेट के पास जाना है, आपका थाना ये बनता है। ये सब सर्च करके हमने उसको एप्लीकेशन फ़ोन पे ही लिखवाई। कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया और क्या होता है एसएचओ के तहत। उसके ब्रदर्स को बुलाया गया अदालत में। जब वो पेश हुए तो कोर्ट अंडरटेकिंग लेती है उनसे। जब वो उसको वॉयलेट करेंगे, इंटरिम ऑर्डर तो कोर्ट पास कर देती है, फिर पेनल एक्शंस होते हैं उनके खिलाफ। कोर्ट कुछ भी कर सकती है, उनको प्रिजन में डाल सकती है, उन पे कंपनसेशन दे सकती है। हमारे पास इस तरह की कॉल्स आती हैं, हम जो उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं ना। अगर कॉलर में हिम्मत बहुत होती है ना खुद, तो वो अपने लिए अकेला खड़ा हो जाता है, ये बात है। बास को ज़रूरत होती है हिम्मत के साथ साथ। हिम्मत तो हम दिला देते हैं उनको,
लेकिन किसी का साथ चाहिए होता है, मैं ये करूँ कैसे? तो वही तो कॉलर्स की भी कैटेगरीज़ हैं, कुछ अपने लिए खुद स्टैंड ले सकते हैं, कुछ को हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हम उस तरीके से ही गाइड करते हैं फिर। नहीं, आई एम श्योर कि जब वो इस तरह का नंबर जो पढ़ते भी होंगे, तो अगर थोड़ी बहुत भी हिम्मत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कहीं न कहीं वो अंदर एक आती तो ज़रूर होगी ना कि यार अब मैं इनसे ही बात करके देख लेता हूँ, अगर और कोई नहीं मेरी हेल्प कर रहा। रुखसाना 770 कॉल्स एक दिन में जो आपने बताया, ये सारी क्या सिंध बेस्ड ही हैं? या सिंध से बाहर के दूसरे पंजाब के या बलूचिस्तान के कहीं और शहरों से भी आ रही हैं? सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ कहाँ से आती हैं? ज़ैनब 777 कॉल्स एक दिन में हमें लास्ट वीक रिसीव हुई, तो इसमें ज़्यादातर कॉल्स जो थी ना 80% 83% से ज़्यादा जो कॉल्स थी वो सिंध बेस्ड थी, क्योंकि सिंध में हमारी जो है मार्केटिंग कैंपेन्स ज़्यादा चल रही हैं। बस सर्विस जो हमारी हैं, और हमने एक बस सर्विस के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया हुआ है, और उसके ऊपर पूरी मार्केटिंग कैंपेन चल रही है। लाइक हैदराबाद में, सक्खर में, कराची में कभी आपको भी बसें नज़र आई होंगी कि जिसके ऊपर पूरा वो सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर 0800708006 नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी तरह रिक्शा कैंपेन हमने चलाई सिंध में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है ये। तो सिंध में मार्केटिंग कैंपेन बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के पास घरों में हमारे SMS जा रहे होते हैं सिंधी में और उर्दू में। अगर आपको कोई कानूनी मसला है तो अभी फ़ौरन सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर के नंबर पर कॉल करें 0800708006। तो क्योंकि मार्केटिंग, SMS सर्विस, बिल बोर्ड्स ये सारा सिंध में चल रहा है, तो ज़्यादा कॉल सिंध से आती हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया कैंपेन्स हमारी जा रही हैं, तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे तक नंबर फैल रहा है। हमें गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कश्मीर से लेकर, जिस तरह तबस्सुम ने बताया, कतर और बहरीन से भी हमें कॉल्स आती हैं, आउट ऑफ कंट्री भी हमें कॉल्स आती हैं, पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं, इवन के पंजाब से बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, लाहौर से, सियालकोट से, दूसरे शहरों से। तो आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आपका ताल्लुक़ है, आप अभी फ़ोन उठाएं अगर आपको कोई कानूनी मसला है। ये सर्विस ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंध के लिए है, सिंध के हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से तोहफ़ा ज़रूर है सिंध के लिए, लेकिन सिर्फ सिंध की आवाम के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। पूरे पाकिस्तान से, अगर आप पाकिस्तानी हैं, मर्द हैं, औरत हैं, ट्रांसजेंडर हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे, कोई भी आपकी ज़बान है, कोई भी आपका मज़हब है, कोई भी आपका कल्चर है, आप फ़ोन उठाएं। आपको ज़बान का मसला है ना, आप समझ रहे हैं कि लाइक मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती या मुझे उर्दू नहीं आती, आप अपनी लोकल ज़बान में बात करें। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी। अगर उस वक्त समझ नहीं आ रही होगी तो वापस कॉल बैक करेंगे। टीम के अंदर जिसको वो ज़बान आती होगी वही वापस आपको कॉल करेंगे कि आप बताएं आपका क्या मसला है। सिर्फ खामोशी तोड़ें। बिल्कुल सही। एक चीज़ यहाँ पे ये भी रुखसाना प्लीज़ क्लियर कीजिएगा, और तबस्सुम आप भी इसके ऊपर अपने कमेंट्स दीजिएगा कि सिंध के लॉज पंजाब के लॉज से या बाकी प्रोविंसेस के लॉज से फ़र्क हैं, डिफरेंट हैं। तो जो लीगल एडवाइस यहाँ स्लैक के थ्रू उनको मिलेगी, वो उस जिस जगह से वो फ़ोन कर रहे हैं उस जगह के लॉज के, उस प्रोविंस के, शहर के लॉज के हिसाब से मिलेगी, या सिर्फ सिंध के हिसाब से मिलेगी? ये किस तरह से होता है फिर? देखिए 2010 में 18th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल 18th अमेंडमेंट के बाद जो लॉ मेकिंग है वो प्रोविंशियल डोमेन है, ठीक है। पंजाब अपने लॉज खुद बना रहा है, सिंध अपने लॉज खुद बना रहा है। अब जैसे आप पेमेंट एंड वेजेस का ही ले लें, सिंध का लेबर की पेमेंट वेजेस का सिंध का लॉ अलग है, पंजाब का अलग है। इसी तरह बलूचिस्तान के पी के सबका, डोमेस्टिक वायलेंस ले लें, हर सूबे का अलग है। तो चाइल्ड मैरिज है, सारे लॉज प्रोविंशियल डोमेन्स में बन रहे होते हैं। कुछ लॉज जो हैं वो फेडरल होते हैं, ठीक है, जैसे नादरा का है, ठीक है। अब कुछ फेडरल डोमेन्स होते हैं। अब लेकिन हमारे पास जो मसला आता है ना, हमें उसका रेलेवेंट लॉ खोलते हैं, इतना फ़र्क नहीं होता है। एक लॉयर के लिए समझने में कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो उसके प्रोविंस का लॉ निकालेगा, डेफिनेशन क्लॉज से ही समझ ज़्यादा आता है। थोड़े बहुत वर्डिंग की कहीं चेंज होती है, वरना एक जैसे लॉज होते हैं, लेकिन इनको अलग अलग रखना सूबे का ज़ाहिर है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो इस हिसाब से हमें उसी सूबे का गाइड करना पड़ता है जिस सूबे से कॉल आ रही है। मसला सेम है सारे सूबों का, डोमेस्टिक वायलेंस पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है ये वबा, लेकिन
इसके लॉज उनके प्रोविंस के हिसाब से हमें बताने होते हैं। और रुखसाना, आपने जो है वो माइनॉरिटीज़ का भी ज़िक्र किया, जिसके बारे में मैं आपसे आगे भी सवाल करूँगी, लेकिन अभी जो तबस्सुम जिन ने भी मेंशन किया और आपने भी मेंशन किया, तो जितनी कॉल्स, जैसे अब अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो रही है तो ज़ाहिर है ज़्यादा लोगों को पता लगेगा और ज़्यादा कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन इक्विप्ड है, इतने लोग हैं कि वो एफिशिएंटली उस इतनी ही सारी जो क्वेरीज आ रही हैं उनको मैनेज कर सकें और क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी भी बिल्कुल यानी ख़राब ना हो? बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन की अपने पूरे प्रोटोकॉल्स हैं, एसओपीज़ हैं, जिस तरह हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं। तो हमारे पास जो है इस वक़्त 12 लोग एट द स्पॉट उस पे कॉल कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं कि डायरेक्ट कॉल्स रिसीव कर रहे होते हैं। तो हमारे पास मतलब कैपेसिटी है और क्वालिटी कंट्रोल भी, जिस तरह मैंने पहले ही आपके सवाल में बता दिया था कि हम पूरी क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। एट द स्पॉट अगर किसी लॉ में रिसर्च करनी है तो हम कॉलर को फ़ौरन कह देते हैं। अगर उनका मसला थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, रिसर्च करने वाला है, तो हम कह देते हैं कि हम आपको थोड़ी देर के बाद कॉल करेंगे और वापस हमारे वकील रिसर्च करते हैं और उसको कॉल बैक करते हैं। सही है? तो मतलब कि हम हैंडल कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है। सही है। यस। और जैसे तबस्सुम आप भी मेंशन कर रही थी कि जैसे फॉलो अप लेना है किसी से, कि अगर किसी को जैसे एडवाइस दी है फिर वो खुद फॉलो अप करते हैं या उसका भी कोई लॉग मेंटेन होता है कि ये केस हमारे पास अभी चल रहे हैं तो इनसे अब ये किस तरह से होता है, वो आपको खुद कांटेक्ट हमारे करते हैं या पास आप करते हैं? हमारे पास जब कॉल आती है ना, जब कॉल बनती है, हम्म, जब तक एडवाइस उसको दे नहीं देते, इनिशिएट में ही रहती है। ठीक है। ठीक है? इनिशिएट में ही रहती है। अब वो जब उसका एडवाइस लिख लेते हैं ना और उसको गाइड कर देते हैं, तब वो कंप्लीट हो गई, ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास कॉलर्स ने डॉक्यूमेंट शेयर करने, तो हम उसको टाइम देते हैं कि आप मुझे डॉक्यूमेंट शेयर करें, मैं 24 आवर्स में इसके गाइड करूँगा। तो फिर उसकी कनेक्टिंग क्यूरी बनानी पड़ती है हमें, और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट शेयर करता है, मैं आगे फॉरवर्ड करती हूँ। मतलब हमारे पास वर्क बैलेंस के लिए ना, और उन लॉयर्स का भी लोड कम करने के लिए लीगल एनालिस्ट मौजूद है। अगर उन लोगों को किसी एडवाइस में केस लॉ वगैरह चाहिए होते हैं, तो फिर मैं मौजूद इस तरह। अगर डॉक्यूमेंट शेयर करने, वो डेली बेसिस पे जैसे ही आ रहे हैं इंस्टेंटली शेयर हो रहे हैं। मैं हूँ, मेरे साथ अंडर में एक और लड़की काम कर रही है, हमारी क्वालिटी एश्योरेंस है, वो भी कंसल्टेंट है। तो ये वाला काम हम विदाउट ज़ीरो डिले करते हैं। सही है। डॉक्यूमेंट शेयरिंग पे बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। डे के डे 5 बजे तक सारे डॉक्यूमेंट शेयर करके घर जाती हूँ मैं। ठीक है? हमारे लॉयर्स के पास अगर 5 बजे पहुँचे हैं डॉक्यूमेंट, तो ये तो पैकअप का टाइम है ना, तो सुबह आके वो देखते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में मैं टीम के साथ ऑफिशियल ग्रुप बनाया हुआ है और उनको उनके डॉक्यूमेंट्स टैग करती रहती हूँ। सही इस कॉलर ने ये भेज दिए, पहले ये देख लें। सही है। तो वो उनको रीड आउट करते रहते हैं और कॉल बैक हम खुद करते रहते हैं फिर। सही है। ठीक है? ठीक है। लेकिन कॉलर बाज़ औक़ात हमें खुद बता देते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट भेज दिए, प्लीज़ देख लें। सही है। ठीक है। बाज़ बहुत एक्टिव कॉलर्स होते हैं ना, सही। वरना और वो हम खुद भी एक्टिव हैं। सही है। ठीक है। हाँ। और जो वो नाज़ असिस्ट की भी बात कर रहे थे, जो चैटबॉट है वेबसाइट पे, क्या वहाँ पर लोग अपनी कंप्लेंट्स का भी इज़हार कर सकते हैं? या कंप्लेंट्स अगर हों किसी की, या कोई फीडबैक हो, या किसी का लेट्स से कि कोई चीज़ अगर नहीं उसकी हुई पूरी, या जो भी है कोई इस तरह की, तो वो भी वो वहीं पर ही बता सकते हैं? फीडबैक्स वगैरह तो लोगों के लिए ओपन है। हमारे पास तो नंबर भी मौजूद है हमारी वेबसाइट पे। फीडबैक या कंप्लेन मैकेनिज्म के लिए व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है, उस पे भी कॉल्स कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात लोग 0800 टोल फ्री वाले नंबर के 70806 इस नंबर के बजाय कंप्लेन और फीडबैक वाले उस पे ही हमें फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे होते हैं। हमारा एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है, हमें टोल फ्री पे ही आपने कॉल करनी है। 0800 70806 इस नंबर पे जब आप बात करेंगे ना, फिर ये बात है कि जब क्यूरी बन जाती है, इनिशिएटेड होती है, आपने हमें कॉल की है, अब हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है? जस्टिस आरिफ हुसैन खिलजी उस कॉल्स को देख रहे होते हैं, मैं देख रही होती हूँ। इस तरह डेटा में आती है। लेकिन जो फीडबैक मैकेनिज्म ओपन है, आप चाहे व्हाट्सएप पे कोई फीडबैक दें, कोई कंप्लेन करनी है वो करें, वी आर ओपन। मे आई ऐड चैटबॉट के हवाले से। चैटबॉट जिस वक्त से हमने लॉन्च किया है, तो उसमें अब तक रज़ीन, क्योंकि आपको पता है हमारी करंट जनरेशन वो बोलने से ज़्यादा लिखने को तरजीह देती है। ठीक है? तो यकीन करें कि 4000 से ज़्यादा क्यूरीज सिर्फ चैटबॉट पे आई हैं। ठीक है? वो आप रात का कोई भी वक्त है, दिन का वक्त है, आपने जस्ट वो चैटबॉट खोला, वेबसाइट पे गए,
मेरा फलां मसला है, इसमें पाकिस्तान लॉ क्या कहता है, सिंध लॉ क्या कहता है, क्या करूं, ठीक है। और 500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने वापस वकील से बात की है चैट बोर्ड के थ्रू। तो कहने का मतलब ये है कि अब तो अपने आप को डिप्रेस रखने का कोई बहाना ही नहीं है ना, कि मुझे इंसाफ तक रिसाई नहीं है। आपके पास एक अदद मोबाइल है, आप बोलना नहीं चाह रहे, लिखें, आप जिस जबान में लिखें चैट बोर्ड के थ्रू आपको मसले का हल मिलेगा। बात करना चाहें कॉल पे बात करें। सही, जबरदस्त। और मैं यहाँ ऐड करूँ, हमारे पास जो आईटी के सीनियर टेक्निकल ऑफिसर है ना, उनकी भी ड्यूटी है डेली बेस पे चैटबॉट की कॉल्स का डाटा लॉयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो हम चैटबॉट के कॉलर्स को इस तरह खुद कांटेक्ट करते हैं। सही, वो जिम्मेदारी है हमारी, चैटबॉट से आ रही है तो हम कॉल बैक करेंगे उनको। सही। अच्छा, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का आपके वेबसाइट के ऊपर भी जिक्र है, वो किस तरह से आपको अप्रोच करते हैं? क्या कितने ज़्यादा आपको माइनॉरिटी से लोग अप्रोच करते हैं और उनको किस तरह से आप लोग फैसिलिटेट करते हैं? ज़ैनब, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो है लीगल एड सोसाइटी का बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को एम्पावर करने के लिए, उनका एक्सेस टू जस्टिस आसान करने के लिए हमने बहुत सारा काम किया है। और हमारा गोल यही होता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ, जो हम सब का हक है, ठीक है। और अगर इस हक को हासिल करने में कहीं पे किसी को चैलेंज आ रहा होता है तो वो उसके लिए हमारा इदारा उनके साथ खड़ा है हमेशा। हमने हज़ारों लोगों के साथ जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की ख़वातीन के साथ, मर्दों के साथ, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के साथ हमने हज़ारों लोगों के साथ फ्री लीगल अवेयरनेस के सेशंस करवाए हैं, जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हो सकते हैं। उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रियासत ने उनको क्या राइट्स दिए हैं, उनके मैरिज से रिलेटेड क्या राइट्स हैं, मजहबी आज़ादी से रिलेटेड क्या राइट्स हैं, ठीक है। शनाख्ती कार्ड अगर बनवाने के मसाइल आ रहे हैं, मसाइल हैं, क्या अवेलेबल हैं वसाइल, उन मसाइल को हल करने के लिए। अगर कोई रियासती इदारा जो है, सरकारी इदारा जो है वो उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है तो उस डिस्प्यूट को हल करने के कौन कौन से तरीके हमारे पास हैं, अदालतों से इंसाफ कैसे मिलेगा। मल्टीपल डोमेन्स हैं जिसके ऊपर हमने जो है वो उनके साथ जो है अवेयरनेस क्लिनिक्स करवाए हैं। इसके अलावा मल्टीपल केसेस हैं जो उनके हमने हैंडल किए हैं, वो चाहे क्रिमिनल हैं, ठीक है, मर्डर से लेकर चाइल्ड अब्यूज़ से लेकर फोर्स्ड कन्वर्जन से लेकर मल्टीपल नौयत के केसेस हैं। आसान केसेस भी आप कह सकते हैं कि अगर कोई रिलीजियस माइनॉरिटी का बंदा है और उसको जो है शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा, उसको जो है बिस प्रोग्राम में कोई मसला है, वो अपना वो अवेल नहीं कर पा रहा। लाइक मैं आपको मिसाल दूं कि शहीद बेनज़ीराबाद से एक केस हमें रिसीव हुआ कि दो मियाँ बीवी थे, माजूर थे दोनों और गरीब थे, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग थे। तो उनका वो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना हुआ था, कि उसके बगैर ना उनको बिस्प से कोई इमदाद मिल पा रही थी, ना उनको दूसरे एक बैतुल माल वगैरह से। तो हमने उनका जो है वो ओम्बड्स पर्सन के थ्रू, मुहतसिब आला का जो दफ्तर होता है, आपको पता है ना कि मुहतसिब आला अगर कोई सरकारी इदारे से रिलेटेड आपको कंप्लेन है तो आपका उसको रिड्रेसल करने के लिए आप उस दफ्तर रजू करते हैं। हमने उनका केस रेफ़र किया, उनका केस जो है वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हुआ और उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन मिली। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मोस्ट वेलकम हम उनको करते हैं। कोई भी मसला है, आप मैं पहले ही अर्ज़ कर चुकी हूँ कि आपका कोई भी मज़हब है, मसलक है, किसी भी फ़िरके से आपका ताल्लुक़ है, किसी भी इलाके से आपका ताल्लुक़ है, शर्त आप पाकिस्तानी हैं, आप हमें कॉल करें। पूरे ग्लोबली आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, अपने आप को परेशान ना रखें, सिर्फ़ एक नंबर याद कर लें, 0800 70806। तबस्सुम, आपने इतनी कॉल्स और इतने केसेस अब तक देखे होंगे, कोई एक स्पेसिफिक ऐसा केस है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या जिससे आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा हुई हो, या उससे आपकी कोई सर्टेन अटैचमेंट हुई हो? शेयर कीजिएगा प्लीज़। आपने कभी सुना है वर्ड शेयर्ड पेरेंटिंग का? सुना है आपने? जॉइंट गार्जियनशिप। को पेरेंटिंग टाइप। बिल्कुल, को पेरेंटिंग। हमारे यहाँ इस फिनोमिना को शायद अभी तक कोई नहीं जानता सोसाइटी में, पर लॉ मौजूद है। हमारे यहाँ गार्जियन एंड वार्ड एक्ट है 1890, उसमें जॉइंट गार्जियनशिप है। होता है ना कि आपको ज़िंदगी ऐसे मौके देती है, आप उसमें फिर जब खुद अल्लाह ताला रास्ते बना रहा होता है। मेरे पास कॉल इस तरह की आई कि मैं एक फ़ादर हूँ और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल था अपनी वाइफ़ के लिए भी, लेकिन वो मैरिज नहीं रही, लेकिन मेरे बच्चे माँ के पास हैं।
उसने उनको किसी ऐसे ही छोटे-मोटे स्कूलों में डलवा दिया है। मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं चाहता हूँ किसी अच्छे स्कूल में डलवाऊँ और मेंटेनेंस वग़ैरह भी वो नहीं लेना चाह रही मुझसे, क्या करूँ? नफ़रत उसकी इतनी बढ़ गई है इससे, पर मेरा राइट्स मेरे बच्चों पर तो है ना। मैंने लॉ सर्च किया, फिर मैंने कहा इसमें तो जॉइंट गार्डियनशिप मौजूद है, तो क्यों ना? मैंने उसे कॉल बैक करी। मैंने कहा ठीक है, आपका मसला एक तरह से तो हल पहले ही हुआ हुआ था, बस आपका मसला होने की देर थी। आप जॉइंट गार्डियनशिप के लिए कोर्ट में अप्लाई करें। दरख्वास्त बनवा दी मैंने उसको, अदालत गया, जज के लिए भी वो न्यू था। वो जज कह रहा है जॉइंट गार्डियनशिप तो मैंने कभी अलाउ नहीं करी, इत्तेफाक है कि उसके पास नहीं आई उस डिस्ट्रिक्ट में वो कंप्लेन। मैंने कहा नहीं, आप कर सकते हैं। आप बच्चे के लिए नहीं मिलवा रही, आप सर्च ऑर्डर करवाएं। 100 सीआरपीसी का सर्च ऑर्डर लगता है, मैजिस्ट्रेट के पावर्स होते हैं, फैमिली जज को वो सर्च करवा लेगा, बच्चे को बुलवाएगा, आपसे मीटिंग करवाएगा। और जॉइंट पेरेंटिंग आपका राइट है। पूरी दुनिया में सोशल सिस्टम में चाइल्ड के लिए जो राइट ऑफ एक्सेस है ना, बच्चे का मुलाकात का राइट, उसके अपने ब्लड से, ब्लड रिलेशन से पूरे यूरोप कंट्रीज देते हैं, सारे सिविलाइज कंट्रीज देते हैं। मैं इस एक कॉल से पता नहीं क्यों इतना इंस्पायर हुई, शायद मैं भी एक सिंगल पेरेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को सिंगल मैं बिल्डअप कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे एक अटैचमेंट हो गई इससे। मैंने इतनी रिसर्च की, मैंने इस पे रिसर्च आर्टिकल लिखा। अब वो रिसर्च आर्टिकल मेरा इतना पसंद आया, मैनेजमेंट ने सोचा, उन्होंने पता नहीं प्रमोट कर दिया। मुझे नहीं समझ आई क्या चीज़ स्पार्क बन जाती है आपके लिए। लेकिन वो कॉलर, वो इतना थैंकफुल रहा मेरे लिए, कोर्ट ने उसको अलाउ की जॉइंट गार्जियनशिप, और उसकी मर्जी से उस बच्चे को किसी कराची के किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया। मैंने कोर्ट से ऑर्डर दिलवाया, मैंने कहा आपका राइट है, क्यों बच्चा छोटे स्कूल में पढ़े जब आप बेयर कर सकते हैं आपको। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और बढ़ेगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाके। आप अपने आप का माइंड सेट करें, खर्चा बहुत होने वाला है बच्चे की एजुकेशन पे, कह रहा है सो व्हाट। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ बच्चों के लिए तो कुछ कर सकता हूँ। मैरिज अगर इनकम्प्लीट रही तो क्या हुआ, अगर सक्सेसफुल नहीं हुई, पर बच्चे कभी ना कभी मुझे याद तो करेंगे। इस तरह करके मैंने वाकई उस पर रिसर्च करी, कामयाब हुई। ये बहुत मेरे दिल को टच करता है ये वाकया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी तबस्सुम। बहुत मैं भी आई एम ऑल्सो मूव्ड। रुखसाना, आप भी हमसे कोई स्टोरी शेयर करें, कोई केस इस तरह का जो आपको याद रह गया और शायद सारी ज़िंदगी के लिए याद रह जाए। थैंक यू सो मच ज़ैनब। ज़ैनब, मुझे मतलब वैसे तो डे टू डे केस हमारे पास इसी तरह के ही तकरीबन मिलते जुलते आते हैं। जैसे तबस्सुम ने अभी दिल को छू लेने वाली एक वाकया बताया। ज़ाहिर है माँ है या बाप है, बच्चे के लिए तो दोनों अहम है ना, दोनों की मौजूदगी अहम है। तो जिस तरह वालिद के हवाले से तबस्सुम ने केस का बताया और अभी तक मेरे जहन में वही वो चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह एक खातून का मसला था। दोनों साइड्स पे आपको पता है स्टोरीज हमारे माशरे में चल रही होती है, कभी बाप ने बच्चे छीन लिए, कभी माँ ने जुदा कर लिया। तो लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको पता है कि वायलेंस जो है वो किस तरफ से हो रहा होता है। इसी तरह से मिलता जुलता एक केस हमारे पास आया कि एक वालिद साहब थे बच्चों के, तो उन्होंने बच्चे छीन लिए और खातून दर बदर फिर रही। तो उन्होंने हमें कॉल की और हमने फिर उनको पूरा गाइड किया कि आप अपने माइनर बच्चे हैं उनकी कस्टडी वापस कैसे ले सकती हैं। तो उसके बाद जो है हमने जब गाइड किया, पूरा वो केस सक्सेस हुआ। और जब उस खातून को बच्चे मिले और पहली दफ़ा जब वो अपने बच्चों से मिली और इतने साल के बाद, और जब वो उसकी आंखों में आंसू और वो जो सीन था ना, वो बड़ा दिल को छू रहा था। ठीक है, माँ और बाप बच्चों के लिए दोनों ज़रूरी है। और फिर पता नहीं किस तरह से उसने वो हमारे दफ्तर का रास्ता पता किया और क्योंकि कॉल पे अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं, और वो स्पेशल शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंची कि आप लोगों की गाइडेंस की वजह से जो है मैं आज इस काबिल हुई हूँ कि मैं अपने बच्चों से मिल पाई हूँ। तो पैगाम तो यही है कि देखें, अमन से रहें, सुकून से रहें, कोई वायलेंस ना करें, एक दूसरे को बराबरी का हक दें,
एक दूसरे को इज्जत प्यार का हक दें, अपने बच्चों के लिए सोचें, बिल्कुल। तो शायद हमें ये दिन भी ना देखने पड़े। आपकी कहानी से ना मुझे अभी रिसेंटली मेरे सोशल सर्कल में एक सिचुएशन हुई थी कि जहाँ पे बहुत शदीद डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। और अब होता है कि आपको जब पता चलता है कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं कितना इसमें हूँ इन्वॉल्व और कितना ना हूँ। मुझे वो सेंटेंस याद है, और शायद मैंने इसलिए आपसे जब मैं पहले भी बात करी थी कि जो उसका हस्बैंड था वो लॉयर था खुद, और जो लड़की थी वो कम पढ़ी लिखी थी और थोड़ी सोशियो इकोनॉमिक क्लास भी उसकी जो है वो इस तरह की थी कि वो इंटिमिडेट बहुत इजीली हो सके, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी वो। तो उसने बोला कि तुमसे तो मैं ऐसे करके बच्चे ले जाऊंगा, 3-4 बच्चे थे उनके और छोटे एज के भी थे, तुम लो, तुम्हें जाना है, अगर तुम्हें बहुत वो है। तो जब मेरी उससे कभी तो कह रही बाजी वो तो बच्चे जो है वो मेरे ले जाएगा, मैं अपने बच्चों को, तो मैं उसमें थी, मैं कहनी ऐसा नहीं है कि आपको वो इंटिमिडेट, आई थिंक दैट्स वाई मैंने आपसे पहले भी ये जब मैं से पूछ रही थी क्या तबस्सुम वाकई ऐसा है कि छोटे बच्चे हैं और वो शौहर इंटिमिडेट करके और वो ये कह सकता है कि आपके पास तो कोई रीज़न ही नहीं है कि ये आपसे तो मैं ले लूँगा, कोई कानून आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, कोई केस तुम्हारा होगा ही नहीं, मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगा, तुम्हें झूठा साबित कर दूंगा, पैथोलॉजिकल लायर या जो भी है कि कोई नफ्सियाती मरीज तुम्हें कह के कुछ भी करके बच्चे तो मैं तुमसे ले लूंगा, और फिर वो उसको उसी अब्यूज़ में ही रखते हैं। तो ये तो इतनी कॉमन सिचुएशन है, इसको हम इसमें क्या प्रोटेक्शन मिलती है ख़वातीन को? बिल्कुल, देखें ख़वातीन को जो हज़ानत का राइट है ना, हज़ानत जो है बच्चे का अपना राइट है कि वो किसके पास रहे, ठीक है? हज़ानत को पेरेंट्स ये समझ रहे होते हैं माँ या बाप हमारा राइट है, ऐसा नहीं है, वो बच्चे का राइट है हज़ानत, जो कि अदालत डिसाइड करती है। जब वारिंग पेरेंट्स होते हैं ना, जब वो इस बात पे वार कर रहे होते हैं मेरा या मेरा, लेकिन कोर्ट डिसाइड करती है। हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ भी मौजूद है, 7 साल तक माँ के पास, ठीक है? फिर इसके बाद फादर के पास, अगर लेकिन लड़की जो है प्यूबर्टी तक माँ के पास, फिर फादर के पास। इस तरह से हमारे पास ये एक जेंडर की वेलफेयर मौजूद है कि जेंडर अगर डिसाइड करें लड़का है लड़की है तो ऐसे जाएगा, वरना वेलफेयर कोर्ट जब देख रही होती है उसमें एजुकेशन देख रही होती है कि कौन अच्छे से रख सकता है, बच्चे के रिलीजन देख रही होती है कि रिलीजन किससे मैच हो रहा है जो बच्चे के लिए बेहतर है, सेक्स है, रिलीजन है, एजुकेशन है, उसकी हेल्थ है, सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस जो कोर्ट देती है। बच्चे की कस्टडी अभी किसके पास है और अभी उसकी क्या हेल्थ है, कोर्ट ये सब कुछ जब देख रही होती है ना, तो कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशन है, पावर्स हैं कि वो बच्चे की वेलफेयर में डिसाइड करे कि उसका बच्चे का जो हज़ानत का हक है वो किसको जाता है, क्या वो माँ के पास रहे, क्या वो बाप के पास। जो हमारे पास एक बना हुआ एज का सेक्टर है, 7 साल और 12 साल लड़का और लड़की का, तो कोर्ट उसको देखती है। ये एक कंसिडर होता है वेलफेयर में, लेकिन कोर्ट को बहुत सारे कॉर्नर से बच्चे की वेलफेयर देखनी होती है, ठीक है? पेरेंट्स जो हैं बच्चे के लिए तो एक एंटिटी है, अगर दोनों में झगड़ा हो गया है या किसी वजह से सेपरेशन हो गई, अलग हो गए, पर बच्चे के लिए तो वो एक कंसिडर होते हैं। लीगल फिनोमेना ये है कि उसके लिए वो लीगल पर्सन एक है जो कि पेरेंट है। तो कोर्ट इस तरह मीट करती है रिक्वायरमेंट्स के कस्टडी अगर माँ के पास रह रही है ना, ठीक है, नहीं छीन रही माँ से, माँ के पास रहे, बाप को विजिटेशन के राइट देती है कोर्ट, ठीक है, बच्चे को मुलाकात के हक देती है, राइट टू एक्सेस जिसको कहते हैं यूनिवर्सल टर्म में, एक्सेस का राइट देती है। बच्चे अगर दादा दादी से भी मिल सकता है, पुप्पो से मिल सकता है, इसी तरह अगर बाप के पास है तो इस तरह ननियाल के रिश्तों से राइट टू एक्सेस देती है कोर्ट। ये बहुत ब्रॉडर टर्म्स हैं जो हमारे गार्जियन वार्ड के लॉ में, वो एक बहुत बड़ा कानून है अगर देखा जाए। पूरा जिस तरह हमारे पास एक सिविल प्रोसीजर कोड है ना, एक समंदर है लॉ का, इस तरह गार्जियन वार्ड खुद का जो लॉ है 1890 का, ये भी एक समंदर है अपने अंदर। इसकी टर्म्स हैं कि खत्म ही नहीं होती, इसकी प्रैक्टिसिंग कर रहे होते हैं लॉयर्स और नए केसेस आ रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर सर्जन्स के पास नए नए आ रहे होते हैं, इस तरह यहाँ भी बेसिस पे अप्लाई हो बिल्कुल रहे हो। ऐसे भी आ रहे होते हैं हमारे पास कि फादर कह रहा है कि मुझे नहीं रखना और माँ कह रही है मुझे भी नहीं रखना, तो कहाँ जाएगा? लेकिन कोर्ट की डिस्क्रिशन है इधर, कोर्ट बाउंड कर सकती है, कोर्ट बच्चे का प्रोटेक्शन ऑफिसर बना सकती है, कोई अदालत से हो सकता है, कोई बच्चे की फैमिली से हो सकता है, जिससे कोर्ट बच्चे की रिपोर्ट्स लेती रहती है
कि अब बच्चे की एजुकेशन कितनी मुकम्मल हुई या उसकी हेल्थ कितनी है, अगर कोई बीमारी है तो इलाज हो रहा है उसका, क्या रिकवरी हो रही है, तो बहुत सही। बड़ा ये सही। और समंदर है एक। मुझे बस एक क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि जैसे कि जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, तो उसके एक तो बेटा मेरे ख्याल से 8 साल का था, लेकिन बाकी तो बहुत छोटे थे। यानी क्या वो अगर वो जैसे अब 5 साल का बच्चा है या 4 साल का है, तो क्या अगर वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कोर्ट में कि हमने मामा के साथ रहना है, तो वो एडमिसिबल है? या अगर वो बच्चे 7 की साल के हैं, 7 साल से नहीं, कम है, तो कोर्ट वेलफेयर डिसाइड करती है बच्चे की। हम्म बच्चा तो बहुत अंडरस्टैंड इनफ नहीं होता 4-5 साल हम्म का, लेकिन अगर बच्चा जिसकी गोद की तरफ खींच रहा है तो अदालत क्यों किसी की गोद खींचेगी? हम्म ठीक है, अदालत यहाँ देख रही होती है बच्चे की जो अटैचमेंट है ना, इमोशनल हम्म वेलबींग, हम्म उसको देखना होता है। हम्म, जाहिर है जहाँ बच्चे को अटैचमेंट और मोहब्बत मिल रही है वहीं खींच रहा होगा बच्चा। सही। आप खींच के देख लें बच्चे का हाथ, कोर्ट्स में हम्म खींच रहे होते हैं, पेरेंट्स हम्म भी खींच रहा है और फादर भी खींच रहा है, मदर भी खींच रही है। हम्म बच्चे की अटैचमेंट किस तरफ है, इट्स मीन कि वहाँ उसको लव मिल रहा है, हम्म, उसको केयर मिल रही है, वहाँ जा रहा है ना वो। सही। अगर वो हज़ानत के पीरियड के हम्म अंदर है, 7 ईयर्स से छोटा लड़का है हम्म या 12 साल से छोटी लड़की है, प्यूबर्टी में है, उससे कम है, देख रही होती है, माँ को उसकी वेल-बीइंग करनी है, लेकिन कोर्ट्स उसमें भी जब तक कि केस फाइनली डिस्पोज़ ऑफ नहीं हो जाता, कोर्ट्स उसमें रिपोर्ट्स लेती रहती है। एब्सोल्युटली। ठीक है, जो चाहे फादर चाहे उसमें रिपोर्ट्स कॉल करता रहे या मदर के पास कस्टडी नहीं है, मदर रिपोर्ट कॉल करती रहे, ये एक्सेप्शनल केसेस है। हम्म ज़्यादातर माँ की गोद तो कोर्ट नहीं छीनती। हम्म बहुत हम्म एक्सेप्शनल केसेस हैं कि माँ नहीं रख रही होती बच्चे को अपने पास। मैं ये सोच रही हूँ कि अभी, क्योंकि मॉम कास्ट पे हम लोग भी वुमेन राइट्स के बारे में बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, इतना आसान काम नहीं है ये। इतना आसान तो नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल काम है ये। और वुमेन राइट्स और वुमेन एम्पावरमेंट के अराउंड बहुत सारी कॉनोटेशंस भी अब ऐड हो गई हैं। और अब भी आप लोगों से भी बात कर रही हूँ मैं, और इस कॉन्वर्जेसन के थ्रू भी, और मैं इवन जब मैं आपकी वेबसाइट भी चेक कर रही थी और काम भी चेक कर रही थी, तो आप लोग भी वुमेन एंड चिल्ड्रन सेंट्रिक हैं और इंश्योर करते हैं कि ख़वातीन को एम्पावर किया जाए अवेयरनेस के थ्रू। क्या चैलेंजेस हैं? एक तो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, फिर एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, और फिर उसके बाद भी एक वल्नरेबल डेमोग्राफिक के लिए काम करना। तो मैं आप दोनों से आपका एक्सपीरियंस भी पूछना चाहूँगी कि एज़ अ वुमन, हाउ हैज़ योर जर्नी बीन वर्किंग फॉर दिस कॉज़? ज़ैनब, पहले तो वो आपने कमेंट किया ना कि चैलेंजिंग है और बहुत मुश्किल है, तो मैं थोड़ा सा इसको अपने अंदाज में बताना कहूँगी कि मेरी ज़ाहिर है, आई रिस्पेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ के मुश्किल नहीं है। अगर आप माँ हैं, ठीक है, बहन है, बेटी हैं, आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो मायूसी मत फैलाएं और मायूस मत हों, ठीक है। वो कहा जाता है ना, सबसे बड़ा जालिम तो वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। अब आप तो उन लोगों की लिस्ट में शामिल ना हो ना कि खुद पे जुल्म होने वालों में, अपने आप के लिए एफर्ट करें। तो हमारे पास ऐसी भी मिसालें हैं, लाइक मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक हमें कॉल आई थी कि एक घर के अंदर जो है बेटा है, बड़ा शादीशुदा है, अपनी माँ के ऊपर और अपनी बहन के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, माँ को मारा है, बहन को मारा है, घर से निकाल रहा है। हमारे पास कॉल आई, बहुत ज़्यादा परेशान थी वो लड़की, रो रही थी। तो हमने उनको गाइडेंस दी कि आप अपना एविडेंस कलेक्ट करें, आपके पास जो एविडेंस है आप फलां कोर्ट में जाएं, एप्लीकेशन फाइल करें, और इतना मुश्किल नहीं है। और यकीन करें, विदिन आई थिंक 1 और 2 मंथ जो है ना, उनको कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए, उस एब्यूज़र के लिए जो है अरेस्ट वारंट जारी हुए, और उनको वापस उनके घर में सेफ प्लेस पे चले गए। तो कितनी सी देर लगी एक कॉल उठाने में, और उस बंदे के लिए, अब्यूज़र के लिए भी एक मिसाल सोसाइटी में हो गई ना सेट, और जो उसके सुनने देखने वाले होंगे, ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गया होगा कि भाई नहीं, माँ है या बहन है या बीवी है, तशद्दुद किसी भी सूरत किसी के साथ भी जायज़ नहीं है। तो ऐसी कई ढेरों ढेर मिसालें हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि इंसाफ नामुमकिन नहीं है, ये हमारी अपनी एक खामखा की सोच है कि क्या यही खा गया रोग, क्या कहेंगे लोग। भाई पहले भी तो आपके साथ जुल्म हो रहा है ना, आप रो धो रहे हो, तो उस रोने धोने को किसी ट्रैक पे ले आओ, किसी एफर्ट में ले आओ। तो बाकी एज अ वुमेन जो हमारे साथ मतलब के चैलेंजेस हैं, वो तो अब तो
वो मेरे जहन में कई दफ़ा शेर भी याद आ रहा होता है कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं, ठीक है? कि पैदा होने से लेकर वो अपनी एफर्ट्स को मनवाना, अपने आप को मनवाना, जायदाद में हिस्से के लिए तगोदो करना, अपने एजुकेशन के राइट्स के लिए तगोदो करना, अपने तो वो तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हर पैदा होने वाली बच्ची किसी न किसी सूरत, किसी न किसी जगह पे इन चैलेंजेस को फेस कर रही है। लेकिन बात तो तब है ना कि आप उन चैलेंजेस पे ओवरकम करके आगे दिया कैसे जलाते हैं। तो अपनी सोच उन दिया जलाने वालों में के लिए रखें, इसीलिए मैंने अपनी छोटी बेटी का नाम मशल रखा है। क्यूट। तो लाइक ये इंस्पायरेशन है, ठीक है? जितने ज़्यादा तकलीफ माशरे में हम देखते हैं, उतना ज़्यादा और डेडिकेशन दिल में आते कि और आगे बढ़ें और करें। और आई थिंक कि इसी जज्बे के साथ जो है ना दुनिया जो है वो चल रही है, प्लस माइनस हर जगह है। लेकिन लीगल एड सोसाइटी, सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर, मॉम कास्ट और बहुत सारे इदारे, शायद यही वो अंधेरे में जुगनू का काम कर रहे हैं, यही इदारे हैं। तो आए फैलाते हैं रोशनी को मिल के साथ और फैला रहे हैं। तबस्सुम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है बीइंग अ लॉयर? और आई ऑल्सो मैं क्यूरियस हूँ कि आपने लॉयर क्यों बनी, आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज किया, और आपका एक्सपीरियंस एक मेल डोमिनेटेड फील्ड में किस तरह का रहा, और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? देखिए, मुझे तो अच्छी तालीम हासिल करना है, ये एक गोल सेट मेरे फादर ने मेरे अंदर मेरे सबकॉन्शियस में डाला हुआ था। मैं उनको भी बुक्स पढ़ते देखती थी, मुझे शौक होता था, उनकी बुक्स मैं पढ़ती थी। इसी तरह मैं पढ़ती थी, वो मुझ पे इन्वेस्ट करते थे, मुझे देख के मेरे 3 छोटे बहन भाई पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियत दी थी मेरे वालिद को सोचने की कि मैं अपने बच्चों को कुछ दे सकता हूँ ना, अगर चाहे मैंने बहुत छोटा-सा घर दिया उन्हें, लेकिन तालीम की ताकत दे गए वो, हम चारों बहन भाइयों को। उस तालीम की ताकत जो दे के गए, अब उसमें मैं सही बताऊँ, ये मेरा पैशन नहीं था लॉ का प्रोफ़ेशन। मेरे फ़ादर ने मुझे गाइड किया, मैं बनी, लेकिन इंस्पिरेशन भी मुझे वहीं से मिली। मेरे फ़ादर किसी क्राइम को अपनी आँख से उन्होंने देखा था कभी, और उस मर्डर केस में वो हिम्मत करके अकेले ही आई विटनेस बन गए थे, जब सब डर रहे थे। अकेले आई विटनेस बन गए वो, और जिसने मर्डर किया था उसका बाप जो है वो हमारे घर के पास आके बैठा रहता था कि माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। वो कहता था मुझसे, अब्बू कहते थे मुझसे क्यों माफ़ी मांगने आ रहे हैं आप, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, जिसके घर का लाल मरा है आप उधर जाइए ना, कंप्लेनेंट आप हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, एक तो हिम्मत की किसी और के कॉज में उन्होंने, कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला, जब तुमने देख लिया है तो तुम आगे बढ़ो, छुपाओ नहीं। और यही बात है, सच बोलने का एक ऐसा दर्स दे के गए मेरे अब्बू मुझे, आज वो अल्लाह ताला के पास हैं, लेकिन उनकी जो टीचिंग्स है ना वो इतनी अंदर बस गई है ना हम लोगों के। मुझे ये उनका वाकया बड़ा इंस्पायर करता था, उनकी पर्सनैलिटी का, उनके अंदर बहादुरी, लीडरशिप थी इस तरह की। और अपने सारे ड्रीम्स अपने बच्चों में दे दिए। वकील नहीं बन सके, मुझे बना दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में आगे एडमिशन नहीं एनईडी में मिला, बेटी को एनईडी में ऑटोमोटिव की इंजीनियर बना दिया। एक बेटे को वक्त की डिग्री उस वक्त की चल रही थी एमबीए फाइनेंस करा दिया। एक को डिजिटल वो होती है जो ज्वेलरी मेकिंग वगैरह करवाते हैं, डिजिटल डिजाइन बनवाते हैं, एक को वो करवा दिया। मतलब इतनी उन्होंने हम लोगों की ऐसी माइंड मैपिंग की ना, यहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है। वही चीज़ हम आगे भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी औलादों में, कि वो तालीम ही सबसे बड़ा ज़ेवर है इंसान का। और ये इंस्पिरेशन थी, इस लॉ को चूज़ करना उनकी थी चॉइस मेरे फादर की, लेकिन मैंने उसको कैरी ऑन रखा, मैं भागी नहीं। मेल डोमिनेंट थी, बिल्कुल। ये मेरे साथ जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मैंने अपनी भी प्रैक्टिस की, हाई कोर्ट में जाके की, लेकिन अल्लाह ताला ने रिस्क कहते हैं ना जहाँ लिखा होता है, मैं अप्लाई करती थी एज अ एनजीओ सेक्टर के, मुझे करके देखना है लड़कियाँ करती हैं क्या होता है ये। यहाँ मैंने की तो फिर बहुत ज़्यादा पैशन बढ़ गया मेरा तो लॉ का। इस स्लैक में आके यकीन करें, इतना दर्द होता है ना हमारे अंदर जब हम कॉलर को सुन रहे होते हैं, लेकिन उस दर्द को हमें दबाना होता है, अपना दर्द ऊपर नहीं लाना हमें, ठीक है? हमें उनकी सुननी है और उनके मसले का उनको हल बताना है। बस ये एक जज्बा होता है। स्लैक के सारे वकीलों में आपको ये जज्बा मिलेगा कि कॉलर की बात सुननी समझनी है,
मशवरा जो है और एक क्या कहते हैं अमानत है, अच्छा देना है वो मशवरा, ठीक है? गाइडेंस की ज़रूरत है, लीडरशिप का बड़ा रोल है, हमारे जस्टिस आरिफ हुसैन खिलजी मौजूद होते हैं, हम उनसे गाइडेंस ले रहे होते हैं। एटलीस्ट कि उनकी अपनी लाइफ स्टाइल कितनी बिजी है, उसमें भी हम व्हाट्सएप पे भी हम उनसे पूछ लेते हैं ना, सर एक टेक्निकल केस आ गया है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, आप बताएं। वो वॉइस मैसेज पे एडवाइस बता देते हैं कि इस एडवाइस में ये ऐड कर दो या ये डिलीट कर दो। जब एक्टिव लीडरशिप ऐसी होगी ना आपके पास, आपको अपने काम में कभी नहीं थकेंगे। और वही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं थकी आज तक। मुझे इस इदारे में 6 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन जज्बा वही है मेरे अंदर। कोई ये कहे कि यहाँ कैसे टिकी हुई हो, कोई ऐसा वाक़या आया ही नहीं कि मैं भागूँ। कोई ऐसा वाक़या आया ही नहीं मैं भागूँ। काम का प्रेशर बहुत पड़ा, लीडरशिप रोल मिला मैडम रुखसाना ने, इन्हीं के दौर में मैं लीगल एनालिस्ट बनी। अब मेरे पास 10 लॉयर्स की टीम को देखना, बस ये तकलीदी अमल है जो देखते रहते हैं लीडरशिप कैसे कर रही है, वैसे करते रहते हैं। नहीं, आई एम श्योर कि सबका रोल होता है, लेकिन काफ़ी क्रेडिट आपको भी जाता है एंड आई रियली होप कि आप अपने आप को भी क्रेडिट दें इसमें, अपनी रेजिलियंस और अपने करेज को। रुखसाना, आप पंजाब से हैं और यहाँ पर आप लीगल एड सोसाइटी में और स्लैग के इस कॉज में आपको ऐसा क्या मिला है कि आप यहाँ पे रह गई हैं आप? इस पे मैंने रिसेंटली कोई द न्यूज़ में आई थिंक आर्टिकल भी लिखा था। वो बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ ज़ैनब कि ये जज्बा ही ऐसा है। देखें ना, कोई भी चीज़ें आपको बस आदत पड़ जाए, चाहे नमाज की आदत है, नेक काम की ख़ास तौर पे, ठीक है, फिर वो आपसे छूटती नहीं है। तो ये मेरी आदत में शुमार हो गया है, शामिल हो गया है कि मैंने ये काम करना है तो करना है। क्योंकि ज़ैनब, मैंने गुर्बत को बहुत करीब से देखा है, नाइंसाफ़ी को बहुत करीब से देखा है। मैंने उस दौर को, आज भी मुझे वो याद आता है कि जब मेरे भाई को इजाज़त होती थी साइकिल चलाने की बाहर, और वही साइकिल मैं दूर से बैठी देखती रहती थी कि मैंने भी चलाना है। 4-5 साल के बच्चे की क्या थिंकिंग होती है। तो कहते थे कि लड़का चला सकता है, लड़की नहीं। और मैं बैठ के ना दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे लड़का बना दे, लड़का बना दे। अब उस बच्चे के उस पे जाके देखें, जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे ज़बरदस्ती कहा जाता था कि आपने नीचे देखते हुए जाना, इधर उधर नहीं जाना। हमसाए करते थे प्रेशराइज तो वो बचपन से लेकर अब तक वो मैंने देखा, वो सफ़र गाड़ी ड्राइव करते हुए आपको लोग कैसा ट्रीट कर रहे होते हैं, आप सड़क पे जा रहे हो कैसा ट्रीट कर रहे होते हैं, आप मार्केट में जाते हो आपको कैसा ट्रीट करना होता है, आपने खुद को कैसे सिक्योर करना होता है, रात का आप सफ़र कर रहे हो कैसे। तो वो जो नाइंसाफ़ियाँ माशरे की मैंने देखी हैं, या जो अब सारा दिन हम कॉल्स पे रिसीव कर रहे होते हैं, इनसे लड़ने की आदत हो गई है कि ये कभी तो ख़त्म होगा। और उन लोगों को देख के फिर जज्बा और बढ़ता है कि जैसे मेरे वालिद साहब थे, वो भी तो मर्द थे ना, जो हम बात कर रहे थे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की, ठीक है। मैं अपने भाई को देखती हूँ जिसने साइकिल पे उठा के मुझे कॉलेज स्कूल पिक एंड ड्रॉप दिया सारी ज़िंदगी, आज भी एक कॉल के फासले पे बैठे होते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। या मेरी ज़िंदगी में जो भी जिन मर्द हजरात का एक सिलसिला रहा है, ठीक है, या मेरे हस्बैंड हैं, तो ये जो जिस तरह अभी हमारे पास आपके सामने हमारे कैमरामैन खड़े हैं इस पॉडकास्ट में, हमारे पास दूसरे भाई साहब बैठे हैं, या मेरे दफ्तर में मर्द हजरात हैं, हमारे सीनियर कुलीग से लेकर जूनियर, तो ये भी तो एग्जांपल्स हैं ना माशरे की, उन इस मर्दाना माशरे में अच्छी मिसालें जिनकी वजह से आज हम इस स्टेज पे बैठे हुए हैं। तो ये उम्मीद की किरणें हैं। तो मैं यही है कि आपके सवाल की तरफ के इन चैलेंजेस को जो है ना अपने ऊपर हावी नहीं करना हमने, ठीक है। और मैं अपने सारे भाइयों से यही कहूँगी कि उस लिस्ट में प्लीज़ आप लोग शामिल हों, जिस लिस्ट में आज हम बड़े फ़ख्र के साथ बैठ के कहते हैं मेरे अब्बा ने मुझे बनाया है सब कुछ, मेरे भाई ने मुझे बनाया है, मेरा फ़लाँ कुलीग बहुत अच्छा है जिसकी वजह से मैं आती हूँ। मेरे यकीन करें, मैंने ड्राइव करना फर्स्ट टाइम, मेरे एक कुलीग थे, ड्राइवर थे, और मैं सीनियर ऑफिसर थी जो मुझे गाड़ी चलाना जिन्होंने सिखाई, उस ड्राइवर की तरह बने, उस वालिद की तरह बने, उस भाई। तो ये जो लफ्ज़ एक हम इस्तेमाल करते हैं ना, मुझे ये लफ्ज़ ख़ास अच्छा नहीं लगता, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अपने आप से खुदारा मेरे भाइयों इस टैग को उतारें, तो हमारे माशरे के आधे अजाब ख़त्म हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो आपकी बहनें, आपकी बेटियां, आपकी बीवियां एक दिन होगा कि फ़ख्र करेंगी। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच आप दोनों के आने का। और मैं ऑनेस्टली बहुत डिफरेंट कॉन्वर्सेशन एक्सपेक्ट कर रही थी,
लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने एक तो स्लैक को रिप्रेज़ेंट किया है और फिर कुछ सवाल मेरे अपने भी थे क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी कराची में ही पैदा हुई हूँ, कराचीआइट हूँ, सिंध में ही रहे हैं। तो एक खुशी भी हो रही है। कुछ सवाल थे जिनके भी आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर किए एंड आई एम रियली होपफुल कि हमारी ऑडियंस के लिए भी ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल होगी। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम देखते ही रहते हैं कि कहाँ पर कोई यानी किसी के अंदर हिम्मत भी होती है, किसी कोई बहुत बुरी सिचुएशन में भी होती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन, उनके पास एक्सेस ही नहीं होती है। सो मुझे काफ़ी इसमें होप नज़र आ रही है कि जब ये इन्फॉर्मेशन जाएगी और जब आप लोग और इसको बेहतर और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी और हो पाएगी, सो बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू आवर ऑडियंस, एनीथिंग जो कि आप शेयर करना चाहें, कोई चीज़ जो लास्ट में जाते-जाते आप हमसे हमें बताना चाहें? सबसे पहले तो ज़ैनब थैंक यू। आखिर में जाते-जाते मैं उस सारी ऑडियंस का थैंक यू करना चाहती हूँ, जो सब्सक्राइबर्स हैं मॉम पॉडकास्ट के। वजह, आप स्पेशल ऑडियंस क्यों हैं? आप उन लोगों में शामिल हैं जो समझते हैं, अपने दिल के अंदर एहसास रखते हैं कि माँओं के भी मसाइल होते हैं। वो चाहे सिंगल माँ हो या चाहे वो अब दोनों हों, मियाँ बीवी दोनों साथ हों, खुश फैमिली हो या चाहे अकेली माँ लड़ रही हो, ठीक है? माँओं के मसाइल हर जगह होते हैं क्योंकि माँ को कभी छुट्टी नहीं होती, माँ की कभी जो है ना रेस्ट नहीं होता। तो एक तो इस स्पेशल ऑडियंस बनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और दूसरा मेरा पैगाम सबसे यही है कि आप जिस तरह मॉमकास्ट को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है ना, इसी का आप समझ लें कि अगला बहन भाई पेज जो है ना वो लीगल एड सोसाइटी है, इसको फॉलो करें, ठीक है? क्योंकि आपका मसाइल का हल जो है ना वो हमारे पास है। आप हमारे उस पे ये कोई मैं मार्केटिंग के लिए नहीं कह रही, मैं यकीन जाने मैं एक सदका जारिया समझ के कह रही हूँ कि आप लोग आगे भी इस नंबर को बताएं 0800 70806, क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। आपके पास एक पूरा वैलिड एक इदारा मौजूद है कि किसी भी दुखी इंसान की आप एक मदद कर सकते हैं। जैसे 1122 एक कीमती नंबर है, अहम नंबर है, 15 एक अहम नंबर है, ऐसे ये भी एक नंबर अहम है कि आप हर वक्त आपका एक दोस्त इदारा है जो आपकी कानूनी मदद के लिए बैठा हुआ है। तो आप प्लीज़ हौसला पकड़ें। आप भाई हैं, बहन हैं, मर्द हैं, औरत हैं, मसाइल सबको हैं, ठीक है? तो हमारा इदारा ये नहीं है कि कोई बाइस्ड है और हम किसी एक ख़ास जेंडर के लिए बैठे हुए हैं। हम इंसानी हकूक़ पे काम करने वाला इदारा है। अपने मसाइल हल करें और इस मज़ीद रहनुमाई के लिए आप 0800 7080 पे कॉल करें। बस ये इंसाफ की तरफ आपका पहला कदम होगा। थैंक यू। तबस्सुम, आप एक कॉलर की भी एक स्टोरी शेयर करना चाह रही थी, अगर जाते-जाते आप अपने मैसेज में वो शेयर कर दें। थीम तो उस स्टोरी की ये है कि जैसे आप अगर किसी मकसद के पीछे लगे हुए हैं ना, तो थके नहीं। तकदीर लिखी है, तकदीर लिखने वाले ने, वो आपसे काम ले रहा है बस, ठीक है? अब आपको थकना नहीं है, हिम्मत रखनी है। आपको अजर मिलेगा ज़रूर, आपको नहीं पता कैसे मिलेगा। मैं आपको एक शेयर करना चाहती हूँ स्टोरी कि एक मैं लीगल एनालिस्ट बन गई, अब मैं डायरेक्ट कॉल्स नहीं लेती, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा एक इतना इंसिस्ट कर रहा है एक कॉलर सारी टीम से कि सिर्फ़ एक दफ़ा बात करवा दें तबस्सुम एडवोकेट से। ठीक है, मैंने कॉल पे बात करी उससे, तो कह रहा है सिर्फ़ मुझे ये बताना था आपने जो पौधा लगाया था ना वो नशो-नुमा हो गई। मैंने कहा क्या पौधा, मतलब मैं समझी नहीं। कह रहा है आपने मुझे किसी वक़्त में गाइड किया था, सिविल सूट में आपने मुझे क्रॉस की तैयारी कराई थी। मैं अपना इन पर्सन केस लड़ रहा था। मैंने कहा जी, जी। मैंने उसकी केस हिस्ट्री देखी, मुझे याद आ गया, फिर पूरा स्टोरी रिमाइंड हो गई। कह रहा है वो केस मैं जीत गया, इन पर्सन। अब मैं वाक़ई मैं भी मेरे वालिद उस वक़्त ज़िंदा नहीं थे। ये मेरे लिए बहुत खुशी की, होते तो मैं शेयर करती, मैं हर दिन की करती थी उनसे शेयर। अब ये मेरे लिए एक मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप अपने हिस्से का जो शम्मा है ना वो जलाते जाएँ। आपको अल्लाह ताला ने पता नहीं किसके लिए रखा है। मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, मुझे तो हम तो फ्री लीगल एडवाइस दे रहे हैं। 0800 70806 ये वो नंबर है, यहाँ लोग कॉल करते हैं विदाउट एनी पेनी, उनका कोई पैसा खर्च नहीं होता, वो हमसे कॉल करते हैं, हमें बात करते हैं और हमारे पास इतनी एनर्जेटिक और जज़्बे से भरी हुई टीम मौजूद है, आपको गाइड करती है। यानी मैंने किसी को कभी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कॉल पे कराई थी और उस क्रॉस के बेसिस पे वो केस को जीत गया। फिर उसने एग्ज़ीक्यूशन का प्रोसेस वग़ैरह सब पूछने के लिए कनेक्टिंग कॉल की, तो मैंने कहा
कि यहाँ तो मैं सॉरी करती हूँ, आपको हमारे लॉयर्स की टीम मौजूद है, इसी तरह बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। उनको मैं ओवरसी कर रही होती हूँ, आप कैरी ऑन रखें, हमारी सर्विस वो आज तक यूज़ कर रहा होता है। मतलब ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं ये बता रही हूँ अपने हिस्से का आप काम करते रहें, अजर अल्लाह ताला देता है उसका। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच।